हेल्दी बोन्स क्या है? मेन हेल्दी बोन्स का नाम से ही पता चलता है कि ये हमारी बोन्स को हेल्थ देगा। लेकिन अब हम कभी भी सोचते हैं कि अगर हमारा माइंड स्ट्रांग होना है या फिर बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, तभी हम स्ट्रांग एक्शन कर पाते हैं। हमने देखा है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कुछ भी कमी है, कैल्शियम की कमी है या फिर उनके बोन्स मजबूत नहीं है, तो वो स्ट्रांग एक्शन कुछ नहीं कर पाते, जैसे कि ट्रैवल करना, यहाँ से वहां ट्रैवल करना, या फिर उनके पोस्चर में भी कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म के लिए बैठना, ट्रैवलिंग करना। तो इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है स्ट्रॉन्ग बोन्स का होना। तो बोन्स के ऊपर हमारी डे टू डे लाइफ और हमारा पूरा काम कैसे निर्भर है, हम वो देखेंगे आज। तो हेल्दी बोन्स एक नेचुरल कैल्शियम सप्लीमेंट है जो हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है। लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ भी ये इसमें और कौन कौन से हर्ब्स है जो हमारे बाकी के जो मेडिकल कंडीशंस है उस पे भी कैसे काम करते हैं, वो हम आगे इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सप्त धातु बता देती हूँ। लास्ट टाइम जब हमारा ब्राह्मी का सेशन हुआ था तब भी मैंने सप्त धातु बताए थे, लेकिन हेल्दी बोन्स के बारे में ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हेल्दी बोन्स, अगर बोन्स की बारे में बात की जाए तो अस्थि धातु कहा जाता है आयुर्वेद में। तो अस्थि धातु एक धातु 7 धातुओं में से एक है। तो इसकी वजह से हमें ये सातों धातु कौन कौन से है वो जानना जरूरी है आज। और मैंने ये कोरिलेशन भी दिखाया है कि हम आयुर्वेद के अनुसार जो 7 धातु है उसको हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में कैसे कोरिलेट कर सकते हैं और साथ ही में उसका फंक्शन क्या है। तो आपको दिख रहा है रस प्लाज्मा है, उसका फंक्शन नरिशिंग है। आपको दिख रहा है अस्थि धातु, राइट? अस्थि धातु के ऊपर है मेद धातु। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है, अगर पहले धातु का पोषण अच्छा होता है तभी बाद के धातुओं का पोषण अच्छा होता है। तो पहला धातु हमारा रस है, उसके बाद ही बाकी के धातु आते हैं। मेद धातु, आप सब सोच रहे होंगे मेद धातु मतलब फैट। ऐसा नहीं, कुछ हेल्दी फैट्स भी रहते हैं बॉडी के अंदर जो हमारे शरीर को एक लुब्रिकेशन देते हैं, ऑयलिंग देते हैं। तो जब भी हम देखते हैं कि बैड फैट्स बढ़ रहे हैं शरीर के अंदर या फिर ओबेसिटी बढ़ रही है, तो बोन्स अपने आप वीक होते जाते हैं, क्योंकि वो नरिशमेंट वहां तक नहीं पहुंचती, बोन्स की तरफ नरिशमेंट नहीं पहुंचती। तो इसकी वजह से हमें मेद धातु के ऊपर भी ध्यान देना होता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर एक्स्ट्रा फैट है, नॉर्मल फैट है, हेल्दी फैट, वो कैसे अच्छे से रहे। और अस्थि धातु के बाद आता है मज्जा धातु। मज्जा धातु को हम बोन मैरो कह सकते हैं, जो अस्थि के अंदर रहता है उसको बोन मैरो कहते हैं। तो अस्थि के अंदर क्या क्या रहता है, हमारा ब्रेन जो है वो भी अस्थि के अंदर रहता है, राइट? तो ब्रेन को भी हम बोन मैरो कह सकते हैं, और ब्रेन के सिवा तो हम रह नहीं सकते। ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए, सबको पता है। तो बोन मैरो ये अस्थि से ही बनता है। अस्थि का पोषण अच्छा हुआ तभी ये अच्छे से बनेगा। और बोन मैरो में हमारे जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स है, जो खून तैयार होता है, वो वहीं से होता है, बोन मैरो से। और सबसे लास्ट का है शुक्र धातु। शुक्र धातु वो उसका काम होता है रिप्रोडक्शन। तो आगे के धातु अगर अच्छे रहते हैं तो वो शुक्र धातु भी अच्छा बन जाता है, एंड का धातु। और फिर आता है ओजस, जो ये सप्त धातुओं का सार है। तो ये धातु की परिभाषा आपको मैंने इसलिए समझाई क्योंकि हमें अस्थि धातु भी देखना है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने पहले आपको धातुओं के बारे में समझाया। तो चरक संहिता में धातु के बारे में बताया है, जैसे मैंने कहा कि मेद धातु से अस्थि धातु बनता है। और साथ ही में अस्थि धातु के मल बताया है, केश, नख और दांत, ये जो है वो अपने अस्थि धातु के ही मल है। अगर आपने देखा है कि अस्थि धातु कमजोर है, बोन्स कमजोर है, कैल्शियम नहीं है, बोन डेंसिटी कम होती है, तो उनके नाखून भी ब्रिटल हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ये सारा चीजें चलती है। तो हर एक धातु की अपनी अपनी अग्नि होती है, वो अग्नि अच्छे से रहे, इसलिए हमारे जो हेल्दी बोन्स में कॉम्बिनेशन है, जैसे आंवला, गिलोय, ये कॉम्बिनेशन वो धातु की अग्नि अच्छे से रहे इसीलिए है। तो ये हमारे बाल है, नाखून है, दांत है, इसका भी बहुत मतलब इसकी ग्रोथ भी अस्थि धातु के ऊपर डिपेंड है। साथ ही में हमारा जो ब्लड है, अस्थि के अंदर जो ब्लड होता है, मसल्स होते हैं, वहां पे न्यूट्रिशन जाता है वहां से। तो कैल्शियम उसके लिए भी जरूरी है, मसल्स के लिए भी, ठीक है। बाकी आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी पूरे तरीके से दोष धातु और मलों से बनी बनी गई है। तो अस्थि धातु का मेन कारण है धारण करना, हमारे शरीर को स्टेबिलिटी देना। हम जो खड़े हैं
बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, वो अस्थि धातु की वजह से। अगर अस्थि धातु कमजोर है तो लोगों का चलना फिरना, मोबिलाइजेशन रुक जाता है, वहीं पे वो रहते हैं, मतलब बेड रेस्ट पे रहते हैं, या फिर वो चल फिर नहीं सकते। तो अस्थि धातु कितना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। पंच महाभौतिक अगर कहा जाए तो अस्थि में रहता है पृथ्वी और वायु। पृथ्वी हमें स्टेबिलिटी देता है, मतलब स्थिरता देता है, और वायु जो है वहां पे हमें एक अंदर बोन मैरो का वो हेल्थ है वो मेंटेन करता है। तो हमने कभी भी कहा, कहते हैं कि वात दोष और अस्थि का बहुत कनेक्टेड संबंध है। तो देखा है हमने, अगर वात दोष बढ़ गया शरीर के अंदर, जो तीन दोष है वात पित्त कफ, वात दोष बढ़ गया तो बोन्स में कमजोरी आने लगती है। आपने लोगों को बोलते हुए सुना है कि मेरे शरीर में वात बढ़ गया है, संधि वात है, आम वात है। ऐसी चीजें कब आती है? जब शरीर में वात बढ़ता है, और तब बोन डेंसिटी कम होती है, बोन्स के ऊपर की जो मांसपेशियां है वहां पे स्वेलिंग आने लगती है, और ये डिजनरेशन प्रोसेस फिर चलने लगती है। तो जब भी हमें बोन्स के ऊपर काम करना है तो वात दोष को बहुत अच्छे से देखना पड़ता है कि अगर वो वात दोष बढ़ा है क्या, वो हमें देखना पड़ता है। तो ये तीनों दोष हमारे अस्थि के अंदर जब बढ़ जाते हैं तब क्या क्या होता है? प्रिफरेबली तो वात और अस्थि का संबंध है, लेकिन ये तीनों दोष भी बढ़ जाते हैं, वात पित्त और कफ। और आपने आपके आसपास आपके घर में ये कंडीशंस देखी होगी, अगर हम आप गौर से इसको देखते हैं तो वात जब बढ़ जाता है तो जकड़न बढ़ जाती है, अस्थियों में से आवाज आने लगती है, उठने बैठने में क्रैकलिंग साउंड आने लगता है, वीक और ब्रिटल बोन्स बन जाते हैं, मतलब थोड़े से भी आप चले फिरे या थोड़ा सा भी कुछ इंजुरी हो जाते हैं तो जल्दी से हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत पतले हो जाते हैं बोन्स उस टाइम पे। और हमारे बाल नाखून उसमें भी ऐसा होता है कि एक रिजेस आने लगती है, मतलब वहां पे नाखून टूटने लगते हैं, ब्रिटल होने लगते हैं। ये वात दोष के बारे में हुआ। अगर पित्त दोष हमारे अस्थि के अंदर जाता है बोन्स में, तो सबको पता है कि एक गाउट नाम का एक वात संबंधित व्याधि है आयुर्वेद में। तो उसमें एक पित्त दोष हमारे जॉइंट्स के जगह पे जाके रहता है, वहां पे रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, कभी कभी वहां पे पस तैयार होता है, ब्लड जमा होता है वहां पे, और सूजन रहती है। और कभी कभी आप हाथ लगाते हो तो हमारे संधि अस्थि गर्म लगते हैं, तब ऐसा है कि वो पित्त दोष बढ़ गया है। और वो पित्त दोष बढ़ने से फिर हेयर फॉल भी दिखने लगता है, और या फिर प्रीमैच्योरली ग्रेइंग हेयर्स, मतलब सफेद बाल बहुत जल्दी होने लगते हैं। अब छोटे बच्चों में भी दिखाई दे रहे हैं आजकल। तो ये पित्त दोष जब बढ़ जाता है अस्थि धातु में, तो बालों का और ये अस्थि धातु का ऐसा कनेक्शन है। और दांतों के बारे में कहा तो दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है अगर पित्त दोष बढ़ा है अस्थि के अंदर। और कफ दोष जब बढ़ता है तो आपने देखा होगा कि किसी का बाक आ जाता है, पीछे एक्स्ट्रा बोन आ जाता है, कभी पैरों के एड़ी के ऊपर एक्स्ट्रा बोन आता है, या फिर किसी और जगह से एक्स्ट्रा बोन निकलता रहता है, उसको एनलार्ज बोन्स कहते हैं। कैल्सिफिकेशन होता है, बोनिस पर डेवलप होता है, फिर उसको निकालना पड़ता है सर्जरी करके। या फिर दांतों के ऊपर एक चिकनाई सा लेयर बन जाता है, उसको बोलते हैं कि ये कफ दोष बढ़ गया है। तो ये तीनों दोष के बारे में मैंने बताया, लेकिन हमारा जो हेल्दी बोन्स में कॉम्बिनेशन है, जो ये तीनों दोषों के ऊपर काम करने वाला है, इसीलिए जब हेल्दी बोन्स लोग लेना शुरू करते हैं, अगर उनको जॉइंट्स में कुछ भी तकलीफ है तो वो तकलीफ और उनके मेडिकल कंडीशन भी है, उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है आज तक। और आयुर्वेद के अनुसार ये अस्थि वृद्धि लक्षण मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ये नॉर्मल पोस्चर है, ये देखिए ये एबनॉर्मल पोस्चर है दोनों, काइफोसिस और लॉर्डोसिस। आपने बहुत बार एमआरआई में देखा होगा कि या फिर एक्सरे में भी देखा होगा कि एक नॉर्मल कर्वेचर होता है हमारी बॉडी का। ये होता है हमारे सर्वाइकल रीजन में, नेक में, और लंबार रीजन में, कमर में। तो एक नॉर्मल कर्वेचर है बॉडी का, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि हम इजीली मूवमेंट कर सके। लेकिन वो कर्वेचर ही लॉस हो जाता है वहां पे कर्वेचर का, तो तभी क्या होता है कि वहां पे बैक पेन है, लो बैक पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलोसिस, ऐसी चीजें रहती है। फिर वर्टिब्रा में भी ऐसा होता है कि वर्टिब्रा प्रोट्रूजन होता है, मतलब वो बाहर आने लगता है, और उसकी वजह से वहां के जो नसें हैं वो दब जाती है। फिर ऐसा बोला जाता है कि नस दब रही है तो वहां का ऑपरेशन करना पड़ता है, कुछ भी आगे जाके वो डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर वो नस भी अगर दब जाती है तो पूरा वो रेडिएट होता है हमारे
पैरों की तरफ, पैरों में झिंझिनाहट होना, अगर आपके सर्वाइकल रीजन में अगर नस दब रही है तो वो रेडिएट होता है आपके हाथों की तरफ। और मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं कि उनका जो है वो पूरा ब्रेन और हेड में भी वो रेडिएट हो जाता है, क्योंकि सर चकराना जैसा या चक्कर आना, ऐसी चीजें वो उनको दिखाई देती है, हेडेक दिखाई देता है, सर्वाइकल पेन कहते हैं उसको, उस केसेस में वो दिखता है। और अस्थिक क्षय के लक्षण हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। इसमें ये ऑस्टियोमाइलाइटिस का मैंने फोटो दिखाया आपको, क्योंकि बोन्स इतने कमजोर हो जाते हैं, एक एक्सरे देख रहे हैं आप, इसमें बोन्स इतने कमजोर हुआ है, सॉफ्ट बन गए हैं बोन्स। बोन्स को ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे स्ट्रांग है हमारे बॉडी में। बोन्स अगर मतलब बहुत दिन तक ये रहते हैं, बोन्स बहुत स्ट्रांग है। और बोन्स सॉफ्ट हो रहे हैं मतलब आप देख सकते हैं कि शरीर में कितनी ज्यादा एसिडिक लेवल बढ़ रही है, राइट। और ऐसे बोन सॉफ्टनिंग होने के बाद अंदर इन्फेक्शन चले जाते हैं, जो स्टेफिलोकोकस ओरियस का इन्फेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, तो इसको बोलते हैं बोन कैंसर हुआ है। तो अंदर तक वो इन्फेक्शन चला जाता है। तो ये अस्थि क्षय के अंदर ही बताया गया है आयुर्वेद में। तो अस्थि क्षय के ये लक्षण मैंने दिखाए बताए यहाँ पे कि बोन्स में, जॉइंट में सूजन आ जाती है, वीकनेस आ जाता है, दांत गिरने लगते हैं। जैसे कि एज बढ़ती जाती है तब दांत गिरने लगते हैं, क्योंकि उनका अस्थि धातु क्षय होने लगता है, तब वो दांत गिरने लगते हैं। फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स है या फिर थोड़ा सा मूवमेंट करके भी फ्रैक्चर्स हो, इजीली फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और अस्थि व्रण ये कहा गया है, जो ऑस्टियोमाइलाइटिस है, इसको बोन कैंसर भी कहा जाता है। जनरल सिम्टम्स अगर हमारे शरीर के अंदर, बोन्स के अंदर दिखाई देते हैं, ये सारे जॉइंट्स है, यहाँ पे पेन है, स्वेलिंग है, ये सब तो दिखता ही है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस का मैंने ये आपको कंपैरिजन बताया, ये नॉर्मल बोन है। तो ये बोन के अंदर जो सेल्स है ये नॉर्मल है। जैसे कि हम देखते हैं मधुमक्खी जब हनी निकालते हैं, उसका हनी कोम कैसा दिखता है, वैसे हम कह सकते हैं कि बोन हमारा वैसा दिखता है, क्योंकि उसके अंदर सेल्स होते हैं। और जब उसको कैल्शियम की कमी पड़ती है तब वो ऑस्टियोपोरस मतलब एकदम खोखला हो जाता है यहाँ से। तो खोखला होने की वजह ये है, एक तो कैल्शियम कम हो रही है शरीर में, एसिडिक लेवल बढ़ रही है, वो एसिडिक लेवल हमारे बोन्स को जैसे वीक करती जाती है, क्योंकि अगर एसिडिक लेवल बढ़ती है तो बोन्स अपने आप ही कमजोर होते जाते हैं। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस और नॉर्मल बोन का ये कंपैरिजन मैंने आपको दिखाया है। और ये जनरल सिम्टम्स क्या क्या, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आजकल वो ज्यादा लोगों में दिखाई दे रहा है, इन्फेक्शंस होते रहते हैं, जॉइंट पेन्स होते रहते हैं। ये बोन सेल्स का एक इमेज बताया, बस आपको बोन्स तो सबको पता है कि बोन कैसा होता है, लेकिन बोन के अंदर क्या क्या होता है एक जनरल मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट रहते हैं जो बोन का मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, मतलब बोन का अंदर का जो भी अभी हमने दिखाया नॉर्मल बोन का, वो सारे सेल्स बनते हैं वहां पे। ये ऑस्टियोक्लास्ट है, इससे जो भी हम मिनरल्स है वो एब्सॉर्प्शन वहां से अच्छे से होता है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, बहुत ही मिनरल्स भी अंदर रहते हैं। और हिमेटोपोएटिक भी सेल्स होते हैं, इसका उपयोग होता है शरीर में हमारे पेशियों का उत्पादन करना, आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज है, प्लेटलेट्स है, जो बोन मैरो से तैयार होती है। आपने देखा होगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं लोग, क्योंकि उनका बोन मैरो अच्छे से काम नहीं करता। तो शुरू तो उनका अस्थि धातु से होता है, राइट। तो अस्थि धातु अगर कमजोर होता जाता है तो फिर वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की तरफ वो चला जाता है। तो ये बोन के सेल्स है जिनके ऊपर हमारी हेल्थ डिपेंड है, बोन्स की। और बोन्स के फंक्शंस है ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, ब्रेन तो है लेकिन हमारा जो हार्ट है, हमारे लंग्स है, वो एक रिब केज में शामिल है। रिब केज ऐसा बना रहता है और उसके अंदर हार्ट, लंग्स वो एकदम अच्छे से रहते हैं। और बाकी के भी जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है वो भी अच्छे से रहती है। तो एक प्रोटेक्शन देना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को और ब्रेन को भी प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ब्लड सेल्स बनाना, बॉडी को सपोर्ट करना। और ऐसा है कि मिनरल्स और वो तो रहते हैं, लेकिन हेल्दी फैट भी रहते हैं बोन्स के अंदर, उसका फंक्शन अच्छे से रहने रहने के लिए। और ये मूवमेंट को भी हमारा अच्छा बनाता है, ये बोन्स के फंक्शंस है। तो अगर आपको देखना है कि आपके बोन्स हेल्दी है या नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार आप जाके टेस्ट करो, आपको बोन मैरो डेंसिटी करो या फिर कैल्शियम टेस्ट करो, विटामिन डी टेस्ट करो। तो ये सिर्फ बाहर जो दिखता है उसके ऊपर भी आप जज कर सकते हो कि आपके बोन्स हेल्दी है या नहीं। तो इसमें है करेक्ट पोस्चर,
आपका हाइट वेट कितना कैसा हो, लेकिन पोस्चर आपका सही हो रहा है, आप झुक के तो नहीं खड़े हो रहे हैं, या फिर आप बहुत देर खड़े रह पाते हैं, उसकी वजह से आपकी दर्द तो नहीं होती कहीं पे, घुटनों में है, बैक में है, दर्द तो नहीं होता। फिर गुड बोन डेंसिटी है, बोन डेंसिटी तो वो पता चलती है स्ट्रेंथ के ऊपर। फिर हम मूवमेंट कैसे कर पाते हैं हमारे जॉइंट्स का, जॉइंट्स कैसे मूवमेंट अच्छे से हो रही है, उससे भी हम पता चल लगा सकते हैं कि हमारे बोन्स हेल्दी है या नहीं। फिर स्ट्रॉन्ग टीथ, दांतों के ऊपर से भी पता चलता है कि ये आगे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका बोन की हेल्थ कैसी है। फिर नाखून भी देखते हैं, डॉक्टर्स के पास आप जाते हो तो आप हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं कि हाथ आगे बढ़ाइए, तो हाथ आगे बढ़े ऐसे दिखते हैं वो, तो उसमें हमारे नेल्स का टेक्सचर देखते हैं, तो वो नेल्स के टेक्सचर से हमें बहुत सारे इंटरनल चीजें भी समझ में आती है और हमारे अस्थि धातु भी समझ में आता है। और फिर बालों के ऊपर भी बहुत लोगों में हेयर फॉल की समस्या दिखती है जब उनका अस्थि धातु कम होता है। अगर अस्थि धातु अच्छा है तो उनके बाल भी थिकनेस बढ़ती है, थिन नहीं होते बाल, थिकनेस होते हैं, शाइनी होते हैं, ड्राई नहीं होते। तो इन सारी चीजों से आप खुद कह सकते हो कि इस व्यक्ति का अस्थि धातु अच्छा है। तो ये कैल्शियम के फंक्शंस, अभी तो हमने डिसीजेस के ऊपर बात की, तो अभी हम बात करेंगे कैल्शियम क्यों जरूरी है शरीर के अंदर, और हमारे हेल्दी बोन्स में क्या क्या कंटेंट्स है जो हमें इन सब चीजों में इस्तेमाल हो सकते हैं, यूजफुल है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो कैल्शियम क्यों क्यों जरूरी है शरीर में, सबको ऐसा लगता है कि सिर्फ बोन्स के लिए जरूरी है, लेकिन कैल्शियम जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। हमारा हार्ट ऐसा कहा जाता है एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसका पंपिंग होना, और उसका पंपिंग होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, ब्लड पंप करना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ना, ये सब काम पंपिंग से होता है। तो ये हार्ट के मसल्स को भी स्ट्रेंथनिंग देता है कैल्शियम। अगर कैल्शियम कम रहता है तो हार्ट के भी बीमारी हो सकती है। नर्व्स को भी, नर्व का कंडक्शन मतलब यहाँ से वहां तक वो नर्व इम्पल्स जाना, वो भी जरूरी है अगर कैल्शियम का वो भी एक फंक्शन है। तो पूरा नर्वस सिस्टम हमारे यहाँ मैंने इमेज में दिखाया है आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नर्व्स के सिस्टम को कैरी करने के लिए हमारा कैल्शियम। फिर ब्लड सर्कुलेशन में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो बोन मैरो से ब्लड सेल्स बनती है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड में भी कैल्शियम की मात्रा होती है, तभी वो सर्कुलेशन अच्छे से बनता है। और हार्मोन्स को अच्छे से रिलीज करना, हमने देखा है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है तो कैल्सिटोनिन सिक्रेट करता है, तो कैल्सिटोनिन बहुत जरूरी है कैल्शियम एब्सॉर्प्शन के लिए। थायराइड के पेशेंट में बहुत बार कैल्शियम की डिफिशियंसी दिखती है, वो इसी की वजह से, क्योंकि जो हमें हार्मोन्स चाहिए वो कम मिलता है, इसीलिए थायराइड के पेशेंट में है। या फिर लेडीज में हार्मोनल इश्यूज होते हैं, जिसका हार्मोनल इम्बैलेंस है, या फिर मेनोपॉज के एज में जब उनके पीरियड चले जाते हैं उसके पीरियड में वो कैल्शियम की कमी ज्यादा दिखाई देती है। और साथ ही में बच्चों में भी जब वो ग्रोथ होने लगती है तभी भी कैल्शियम की कमी दिखाई देती है, क्योंकि बॉडी की जो है कैपेसिटी, बॉडी को चाहिए होता है ज्यादा कैल्शियम और वो कम पड़ता है, तो वो ग्रोथ में असर करता है। और साथ ही में ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर कोई जख्म है वो उसको हील करने के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। कैल्शियम डिफिशियंसी के लक्षण मैंने दिखाए हैं, वो सेम लक्षण आप कंपेयर कर सकते हो जो मैंने अस्थि क्षय के लक्षण आयुर्वेद में जो बताए हैं उसके साथ। जैसे कि नाखून कमजोर है, दांतों में देखिए, दांतों में जैसे कैल्शियम डिफिशियंसी वजह से ऐसा दिखाई देता है, फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट बीट भी उसके ऊपर इफेक्ट आता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। मसल स्पाज्म तो होते रहते हैं, मतलब क्रैम्स आते हैं, काफ मसल्स में भी बहुत लोगों को क्रैम्स आते हैं, तो या थाइज में क्रैम्स आते हैं, काम करते करते क्रैम्स आते हैं, इसका मतलब वहां पे कैल्शियम की कमी है। त्वचा और रूखापन आता है त्वचा में। और बाकी ये ऑस्टियोपिनिया एक ऐसा कंडीशन है, जब आप ये बोन डेंसिटी देखने जाते हो तब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि बोन डेंसिटी कम है आपका, मतलब ये शुरू हुआ है, उस कंडीशन को ऑस्टियोपिनिया कहते हैं। तो ऑस्टियोपिनिया आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट होता है। अगर हम ऑस्टियोपिनिया है ऐसा हमें पता चलता है कि बोन डेंसिटी कम है, तो हम उसी वक्त अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट शुरू करते हैं, हमारा डाइट अच्छा रखते हैं या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कुछ लेते हैं, तो हम आगे ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में नहीं जाते। तो इसीलिए ये ऑस्टियोपोरोसिस भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आयुर्वेद में ये कैल्शियम, हमारा हेल्दी बोन्स में कैल्शियम तो एक है, और उसके बाद गिलोय है। तो गिलोय सबको पता है, गिलोय के बारे में मेरा सेशन भी बहुत हुआ है जो सिंगल हब्स का चल रहा है, उसमें मैंने डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन गिलोय हमें बोन्स के ऊपर कैसे काम करेगा
वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो गिलोय का काम है आम पाचन करना। आम का मतलब है जो भी इनडाइजेस्टेड फूड है, जब भी इनडाइजेशन की समस्या होती है और शरीर में आम एक टॉक्सिन तैयार होता है, और वो टॉक्सिन हमारे संधियों की जगह पे जाके रुकता है, उसको कहते हैं आमवात। आमवात को हम कोरिलेट कर सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस से। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट को ऐसा दिखाई जाता है कि वो उनको स्टिफनेस बहुत रहती है, विंटर्स में या ठंडे मौसम में बहुत स्टिफनेस आती है, जकड़न रहती है, दर्द होता है, सूजन होती है। तो गिलोय वो काम करेगी, वहां पे जो आम है उसका पचन करेगी, भूख अच्छे से लगने लगेगी, उसका मतलब है कि शरीर में टॉक्सिन्स तैयार नहीं होंगे। फिर ये ज्वरग्न कहा गया। ज्वरग्न मतलब आमवात के केसेस में लोगों को फीवर भी आता है, आमवात के पेशेंट्स को। उनके बोन अस्थियों के ऊपर आप हाथ रखते हो, जॉइंट्स के ऊपर, तो गर्म लगती है वो चीजें। और वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दिखाई ही देता है, गाउट में भी दिखाई देता है, गठिया जिसे कहते हैं उसमें भी दिखाई देता है। तो ये ज्वरग्न का काम करती है, क्योंकि इसमें रक्त और पित्त धातु, ये दोनों के ऊपर काम करना है। पित्त दोष बढ़ने की वजह से क्या क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। और उसके बाद जो यूरिक एसिड जमा होता है शरीर के अंदर, आगे मैंने उसकी इमेज दिखाई है। देखिए ये बोन्स के अंदर जो छोटे छोटे हमारे बोन्स होते हैं, यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा होते हैं, उसको गाउट कहते हैं। तो यूरिक एसिड जब भी बनता है तब ये जॉइंट पेन वो तो दिखाई देता है, लेकिन बाद आगे जाके फिर किडनी स्टोन्स या फिर ये सारी चीजें दिखाई देती है। तो गुडुचि हमें ऐसा काम करती है कि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स शरीर में जमा नहीं होने देती, क्योंकि अगर डाइजेशन अच्छे से हो रहा है आपका, तो फिर यूरिक एसिड जो एक टॉक्सिन है वो शरीर के बाहर अच्छे से जाएगा। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से होता है, जब प्रोटीन इंटेक ज्यादा लेने लगते हैं लोग, तब ये ज्यादा यूरिक एसिड शरीर में तैयार होता है। साथ ही में गुडुचि को रसायन कहा गया है। रसायन मतलब पूरे सप्त धातु को वो अच्छे से न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है। बल्य है, एंटीऑक्सीडेंट है गुडुचि। ये सारे लक्षणों की वजह से, प्रॉपर्टीज की वजह से गिलोय हमारे इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी लोगों को सूजन है, वहां पे जॉइंट्स की जगह पे सूजन है या बर्निंग सेंसेशन है, उसमें गिलोय अच्छे से काम करती है। आगे है आमलकी। तो आमलकी है आंवला हमारा। आंवला का तो सबको पता है कि इसको एंटी एजिंग कहा जाता है। जो बोन्स की हेल्थ है, उसका नरिशमेंट है, टिश्यूज का नरिशमेंट है, वो अच्छे से होना। जो बोन सेल्स मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाए थे, तो उसकी नरिशमेंट भी होना बहुत अच्छे से जरूरी है। हमारा डाइजेशन मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहना, ये आमलकी का काम है। साथ ही में आमलकी में ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं कि वो सूजन कम करता है। बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आंवला से पित्त बढ़ता है, लेकिन आंवला से पित्त नहीं बढ़ता। जो भी शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है वो आंवला कम करता है। तो आंवला पित्त के ऊपर बेस्ट हर्ब कहा गया है आयुर्वेद में, और रसायन में बहुत श्रेष्ठ कहा गया है आंवला। डिजनरेटिव डिसीजेस में, मतलब जिनको बोन्स की बहुत ही ज्यादा डिजनरेशन हुई है, लंबार स्पाइन में है, या बहुत डिजनरेशन भी रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस में भी डिजनरेशन रहती है, उसमें ये आंवला बहुत अच्छा काम करता है। तो आपने ये कॉम्बिनेशन देखा होगा, कैल्शियम हमारा जो नेचुरल कैल्शियम है जो अच्छे से इजीली एब्सॉर्ब होगा, गिलोय है, आमलकी है। जो कैल्शियम भी यूज होता है वो हमारा आयुर्वेद से ही रिलेटेड कैल्शियम है, जो जिसका एब्सॉर्प्शन नेचुरली होता है। और चौथा है हमारा हड़जोड़। तो हड़जोड़ का इमेज आप देख रहे हैं। हड़जोड़ को आयुर्वेद में अस्थि श्रृंखला भी कहा गया है। आप देख रहे हैं ये अस्थि के ऊपर अस्थि रखी है, ऐसा दिखता है, राइट। इसको अस्थि श्रृंखला कहा गया है। और जिनको फ्रैक्चर्स है, फ्रैक्चर या फिर जिनकी बोन्स की सर्जरी हुई है, या फिर जस्ट फ्रैक्चर से उनको बाहर निकलना है, तो हीलिंग के लिए ये बहुत अच्छा कहा जाता है। आयुर्वेद में इसको वज्रवल्ली कहा गया है। इसका मतलब कि ये हमारे बोन्स को वज्र के जैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। और एक हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है हड़जोड़ के अंदर, इसीलिए उसका नाम अस्थि संहारक है। और अस्थि की ये सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है। इसके स्ट्रक्चर से ही हमें अच्छे से पता चलता है। और आंवला के बारे में ये है कि वो वात दोष को मेनली कम करता है। वात और इसका संबंध तो मैंने पहले बता दिया था आपको, बोन्स का, अस्थि और वात का। तो वात दोष को अगर बैलेंस करता है तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये कैल्शियम के बारे में मुझे बहुत डाउट्स आते हैं कि अगर हमारा कैल्शियम जैसे स्टोन्स है किसी के,
अंदर किडनी स्टोन्स है, पेनक्रियास, यहाँ पे कोलेसिस्टेक्टोमी है, वो सजेस्ट किया है, वो स्टोन्स है। तो बहुत लोग कहते हैं कि वो लिया जाए या नहीं, तो ये हेल्दी बोन्स उनके केसेस में भी लिया जा सकता है। और ये लैक्टेटिंग मदर्स को भी दिया जा सकता है। प्रेगनेंसी में भी कैल्शियम सप्लीमेंट डॉक्टर्स आपको बाहर से देते हैं, इससे अच्छा आप नेचुरल कैल्शियम विद आयुर्वेदा हर्ब्स अगर आप स्टार्ट करते हो तो वो ओवरऑल बॉडी को अच्छा इफेक्ट देता है। तो की नोट हमें क्या ध्यान में रखना है आज आपके हेल्दी बोन्स में, तो ये न्यूट्रिशन, कभी भी हमारे बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। जो न्यूट्रिशन हमें डे टू डे हमारे लाइफस्टाइल से या फिर डाइट से नहीं मिल पाता, तो हमें ये ऐसे न्यूट्रिस्टिकल्स हमारे डाइट में इंक्लूड करने पड़ते हैं। साथ ही में डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तो डाइजेशन उसके अंदर जो हर्ब्स है हमारे वो अच्छा काम करेंगे। और तीसरा है रस धातु को अच्छा न्यूट्रिशन देना, पोषण देना। तो रस धातु आपका अच्छा बनेगा तभी आपके बाकी के भी धातु अच्छे बनेंगे। और फिर है कोलॉन क्लींजिंग, मतलब रोज पेट अच्छे से साफ होना, ये बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि कैल्शियम एब्सॉर्प्शन भी आपका तभी होगा अच्छे से जब आपका पेट अच्छे से साफ होगा। तो ये इसके अंदर जो आंवला है वो अच्छे से वो उसका काम करता है कि ये कोलॉन क्लींजिंग का भी काम करता है। और साथ ही हमारे आपके आरजीजीएल के साथ में आप इसको यूज करते हो तो और बेनिफिट देता है, डिटॉक्सिफिकेशन के साथ में नरिशमेंट भी देता है। उसकी वजह से सूजन भी कम हो जाती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से रहता है। ओके, तो हेल्दी बोन्स का डोज है एक और एक 2 टाइम आप ले सकते हैं 1 BD। और जो बहुत क्रॉनिक केसेस है, ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर फ्रैक्चर्स हुए हैं उनको आप 2-2 भी दे सकते हैं। और ये जो डोज है वो डेली डोज होता है, तो इतना सफिशिएंट होता है।